उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खास खबर। अगर आप पशुपालन करते हैं और कम लागत में ज्यादा पौष्टिक हरा चारा चाहते हैं तो बरसीम की खेती आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। एक बार बो, कई बार काटो, यही है इस फसल की सबसे बड़ी खासियत। राज्य में किसान अपने पशुओं को हरा चारा खिलाने के लिए बरसीम की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। इसकी बुआई का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर का पहला या दूसरा सप्ताह माना जाता है। समय पर बुआई करने से अंकुरन अच्छा होता है और भरपूर उपज मिलती है। बरसीम न केवल दूध उत्पादन बढ़ाती है बल्कि दूध की क्वालिटी और फैट प्रतिशत भी सुधारती है। बाजार में दूध की कीमत भले ही लगभग 60 रुपए प्रति लीटर हो, लेकिन अधिक फैट की वजह से पशुपालकों को बेहतर आमदनी मिल सकती है। बरसीम में 18 से 28% तक कच्चा प्रोटीन और लगभग 70% शुष्क पदार्थ पाचन क्षमता होती है, जो इसे शक्तिशाली दुग्धवर्धक चारा बनाती है। तकनीकी जानकारी। बीज दर। साधारण बरसीम 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, विशाल बरसीम 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पहली कटाई बुआई के 55 से 60 दिन बाद। इसके बाद हर 30 से 35 दिन के अंतराल पर 5 से 6 कटाइयां मई के मध्य तक ली जा सकती हैं। उपज 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हरा चारा। विशाल बरसीम की खासियत ये है कि इसमें अपेक्षाकृत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। साथ ही ये फसल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और लवणीय व क्षारीय भूमि को सुधारने में भी सहायक है। बरसीम का साइलेज भी बनाया जा सकता है, जिससे साल भर पौष्टिक चारा उपलब्ध रहता है, लेकिन इसमें सावधानी भी बरतनी पड़ती है। बरसीम में सैपोनिन तत्व होता है, इसलिए इसे बहुत अधिक मात्रा में सीधे खिलाने से पशुओं में पेट फूलने वाली ब्लोट की समस्या हो सकती है। इसे सूखे चारे के साथ मिलाकर खिलाना बेहतर रहता है। कुल मिलाकर कम लागत और अधिक पोषण वाली बरसीम की खेती पशुपालकों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। सही समय पर बुआई और संतुलित प्रबंधन से किसान बेहतर दूध उत्पादन और अतिरिक्त आय दोनों हासिल कर सकते हैं। वीरेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बाबूपुरा। जी, आप ये बताइए कि अभी इस समय किस फसल का सीजन चल रहा है और इससे आपकी क्या आमदनी रहेगी? अभी फसल में तो गेहूं खड़ा हुआ है जी गेहूं हमारा अप्रैल में निकलेगा। जी गेहूं निकलने के बाद हम बो सकते हैं तुरैया है, लौकिया है, कद्दू है, हरी सब्जी बो सकते हैं, भिंडी है, ये सब फसल बो सकते हैं जो हमको मई जून तक निकलेगी। आपके यहाँ गन्ने की भी खेती होती है? हाँ, गन्ने की होती है। तो गन्ने में अभी क्या रुझान रहा? गन्ने में क्या पैदावार रही? गन्ने क्या साल भर की फसल होती है जी और महंगाई ज़्यादा, उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, जी। लागत कॉस्ट ज़्यादा आती है, इसलिए किसान नहीं बोता है। आपको सरकार से क्या मदद की आवश्यकता है? सरकार से सब्सिडी है, पानी है, लाइट है। लाइट कितने घंटे आ रही है? अभी तो 5-6 घंटे आ रही है। जी हाँ, पानी की व्यवस्था सही नहीं है, बेल ट्यूब नहीं है, जी। सरकारी बेल ट्यूब वगैरह नहीं है। क्या नाम है आपका? जी विशाल चतुर्वेदी। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी बाबूपुरा जालौन। ये बताइए, पिछली फसलों के बारे में आपको क्या मुनाफा मिला, क्या रहा है पिछली फसलों में? इस सीज़न की फसल के जो पहले हमारी फसल थी ना, जी जिसे खरीफ की फसल बोलते हैं, जी उसमें अधिकतर धान है, बाजरा है। अच्छा, धान की फसल बेनिफिट तो देती है, बट जहाँ पानी की सेवा ज़्यादा उपलब्ध होती है, जैसे नहर बम्बा के किनारे या जिसके पास खुद का टैपबूल हो, उसको अगर हम बिना टैपबूल या बिना नहर बम्बा के धान की फसल लेते हैं तो उसमें लाभ नहीं होगा। अगर हम एमएसपी पे इस फसल को बेचते हैं तो बेनिफिट है, और अगर हम डायरेक्ट मंडी में जाते हैं, दलालों के थ्रू बेचते हैं तो इसमें बेनिफिट नहीं होगा। इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा किसानों को। और बाजरा में अगर एमएसपी के थ्रू बेचते हैं तो बढ़िया रेट मिलता है, उसमें लागत भी कम आती है, बेनिफिट भी ज़्यादा होता है। जी। धान बाजरा। इसके बाद जुंदी पे आ जाओ। जुंदी हमारे यहाँ 2 तरह की है, एक तो डायरेक्ट पशुओं को खिलाने वाली, उसके बाद अनाज उत्पादन करने के लिए। अगर हम एक फसल काट के जुंदी की डबल में अनाज उत्पादन कर लेते हैं तो उसमें बेनिफिट रहता है। ये हमारी पिछली फसल थी। अब आ जाइए अपनी अभी की फसल पे। जैसे अभी अपने फलों में देखा जाए तो आम में बौर आना शुरू हो जाएगा, ठीक, 1 या 1.5 महीने के अंदर। उसमें हम देखेंगे जिन आमों में ज़्यादा वॉर या फिर ज़्यादा कीट वगैरह लगते हैं, उसमें कीटनाशक का स्प्रे कर देते हैं। कीटनाशक के स्प्रे के बाद हम देखते हैं आमों में कहीं कहीं अधिकतर आम ज़्यादा जॉइंट में लगते हैं,
उनको थोड़े थोड़े अगर हम हटाते जाएंगे तो आम आकार में बड़े होते जाएंगे और मंडी रेट हमको अच्छा मिलेगा। अपने यहाँ जैसे दशहरी ज़्यादा होता है, लंगड़ा आम ज़्यादा होता है, दशहरी के रेट अपने यहाँ काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ये आम का हुआ। अब आ जाओ सब्जी पे। हमारे यहाँ सब्जी में अगर बेनिफिट देखा जाए तो खरबूजा अपने यहाँ बढ़िया बेनिफिट देता है, जो कि जायद यानी कि 2-3 महीने की फसल केवल है। बेनिफिट भी बढ़िया होगा और 2-3 महीने में तैयार भी हो जाएगी। इसके बाद तरबूज पे आ जाओ। जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ तरबूज ठीक काम करता है, लेकिन जल भराव वाले क्षेत्र में तरबूज बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि वहाँ फल चटकना, पटकना, सड़ना, ये सारी हानि हो जाएंगी। गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी कारोबारी खबर। SVUM 2026 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। 3 दिनों तक चले इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में देश विदेश के उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। सौराष्ट्र वेपर उद्योग महामंडल द्वारा 11 से 13 फरवरी 2026 तक AMC प्लांट सिंधु भवन रोड अहमदाबाद में SVUM 2026 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। इस भव्य एग्जीबिशन का उद्घाटन शहर की मेयर प्रतिभा जैन ने किया। कार्यक्रम में जिम्बाब्वे के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री राज मोदी, परमानेंट सेक्रेटरी डॉक्टर माविस मसीहा सहित कई इंडस्ट्री लीडर्स की उपस्थिति रही। 3 दिवसीय इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में 15 देशों के 70 एग्जीबिटर्स और 100 से अधिक विदेशी खरीदारों ने हिस्सा लिया। 12 फरवरी को आयोजित B2B मीटिंग के दौरान 1000 से ज्यादा बिजनेस मीटिंग्स हुई, जिससे व्यापारिक संभावनाओं को नई दिशा मिली। विदेशी प्रतिनिधियों ने 14 और 15 फरवरी को करीब 20 फैक्ट्रियों का दौरा भी किया और भारतीय उद्योगों की क्षमताओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया। जिम्बाब्वे के साथ MSME के डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी, मशीनरी, ट्रेनिंग और रॉ मटेरियल के क्षेत्र में सहयोग पर व्यापक चर्चा हुई। प्रारंभिक चरण में 100 उत्पादों के लिए सहयोग योजना तैयार की गई। आयोजकों के अनुसार अगले 6 महीनों में लगभग 100 करोड़ रुपए के व्यापार की संभावना जताई जा रही है। साथ ही आई हब के माध्यम से 15 स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय प्रमोशन के लिए विशेष समर्थन प्रदान किया गया है। इस आयोजन को डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री गुजरात, INDEX-TB गुजरात, मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी समेत कई प्रमुख संस्थाओं का सहयोग मिला। कुल मिलाकर SVUM 2026 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नई गति दी, बल्कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच औद्योगिक सहयोग के लिए आयाम भी स्थापित किए हैं। गुजरात से बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस अपडेट। लग्जमबर्ग के फाइनेंस मिनिस्टर ने गुजरात के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ग्रीन फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को लेकर अहम संकेत दिए हैं। ग्रैंड डची ऑफ लग्जमबर्ग के फाइनेंस मिनिस्टर गिल्स रोथ ने गांधीनगर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से कर्टसी मीटिंग की। इस हाई लेवल बैठक में ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फाइनेंसिंग और ग्रीन ग्रोथ के क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान लग्जमबर्ग ने गुजरात के साथ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में वित्तीय साझेदारी मजबूत करने की इच्छा जताई। खासतौर पर गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सेक्टर में निवेश को लेकर लग्जमबर्ग ने गहरी रुचि दिखाई। ये कदम गुजरात को ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में और मजबूती दे सकता है। दोनों पक्षों के बीच ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से फंडिंग, क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। गुजरात सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को वाइब्रेंट गुजरात समिट 2027 और आगामी रीजनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का निमंत्रण दिया। वहीं लग्जमबर्ग ने भी गुजरात के अधिकारियों और बिजनेस डेलीगेशन को अपने देश में आमंत्रित किया, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिल सकती है। इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारी संजीव कुमार, P स्वरूप और डॉक्टर विक्रांत पांडे भी मौजूद रहे। जानकारों के मुताबिक यह मुलाकात गुजरात और लग्जमबर्ग के बीच ग्रीन फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग और इंटरनेशनल निवेश के क्षेत्र में दीर्घकालिक साझेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। सौराष्ट्र से कृषि बाजार की बड़ी खबर। प्रमुख कृषि मंडी गोंडल में गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ आवक ने नया इतिहास बना दिया है। गोंडल के गोंडल मार्केटिंग यार्ड में नए गेहूं की बम्पर आवक शुरू हो गई है। सीजन के पहले ही दिन 30,000 बोरी गेहूं मंडी में पहुंची, जिससे पूरा यार्ड गेहूं से भर गया। यार्ड के चेयरमैन अल्पेश भाई ढोलरिया के अनुसार इस बार सीजन की शुरुआत रिकॉर्ड स्तर पर हुई है। इतनी बड़ी मात्रा में पहले दिन आवक होने से व्यापारियों और किसानों दोनों में उत्साह देखा जा रहा है। सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और पोरबंदर समेत कई जिलों से किसान अपनी नई फसल लेकर गोंडल पहुंच रहे हैं। अगर भाव की बात करें तो किसानों को प्रति 20 किलो
गेहूं के 500 रुपए से 650 रुपए तक के दाम मिल रहे हैं। चेयरमैन ने साफ किया है कि मंडी में आवक सामान्य रूप से जारी है और किसानों की सुविधा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं ताकि खरीद फरोख्त की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। जानकारों का कहना है कि सीजन की इस मजबूत शुरुआत से आने वाले दिनों में गेहूं व्यापार में और तेजी देखने को मिल सकती है। आज रोज સૌરાષ્ટ્રના સૌથી મોટા માર્કેટિંગ યાર્ડ ગોંડલમાં ઘઉંની 30,000 કરતાં વધારે ગુણીની સિઝનની સૌથી મોટી આવક થઈ હતી। ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ ઉપર જે રીતે ખેડૂતોને ભરોસો છે, આજે અમે ખેડૂતોને મળતા ખૂબ જ આનંદ થયો કે જૂનાગઢ, જામનગર, ગીર સોમનાથ લગભગ સૌરાષ્ટ્રના તમામ સેન્ટરોમાંથી ખેડૂતો પોતાનો માલ વેચવા માટે, ઘઉં વેચવા માટે ગોંડલ આવ્યા છે અને એને હિસાબે જ આવડી મોટી રેકોર્ડ બ્રેક આવક થઈ છે। અત્યારે ઘઉંના ભાવ 500 થી લઈ અને 750-800 રૂપિયા સુધી ઊંચામાં ઘઉંના ભાવ ખેડૂતોને મળ્યા છે અને વધારે ખેડૂતોને ભાવ મળે એના ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ તરફથી સતત પ્રયત્નો પણ થતા હોય છે। એવી રીતે આજે ઘઉંનો સૌથી મોટી આવક गोंडल मार्केटिंग यार्ड में सौराष्ट्र। हरियाणा के सिरसा से बड़ी धार्मिक खबर। 1 मार्च को कपास मंडी में ब्रह्म ज्ञानी बाबा भूमन शाह जी की स्मृति में भव्य भक्ति सत्संग का आयोजन किया जाएगा। तैयारियां जोरों पर है और व्यापारी वर्ग इस आयोजन की कमान संभाले हुए हैं। धर्म और आस्था की नगरी सिरसा में 1 मार्च को विशाल आध्यात्मिक समागम आयोजित होने जा रहा है। स्थानीय कपास मंडी के प्रांगण में बाबा भूमन शाह जी की स्मृति में भव्य सत्संग का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंडी के आड़ती एसोसिएशन और पेस्टिसाइड एसोसिएशन के दुकानदार दिन रात तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस आयोजन की खास बात यह है कि इसका संपूर्ण प्रबंधन मंडी के आड़तियों और पेस्टिसाइड एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्र में बाबा भूमन शाह जी के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंडी परिसर में एक भव्य पंडाल सजाया जा रहा है, जहां हजारों श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। सत्संग का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, भाईचारा और आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करना है। मंडी के व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने व्यापारिक समय में बदलाव कर सेवा कार्यों में योगदान देने का निर्णय लिया है। सुरक्षा, पार्किंग, साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था के लिए विशेष वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मंडी परिसर में एक विशेष बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। बाबा भूमन शाह जी की शिक्षाएं हमें मानवता की सेवा और प्रेम का संदेश देती हैं। इस आयोजन को लेकर सिरसा ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी भारी उत्साह है। आयोजकों ने शहर वासियों से अपील की है कि वे सपरिवार इस भव्य सत्संग में पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित करें। 1 मार्च को सिरसा की कपास मंडी भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आएगी। हाँ जी बाबा जी, जो सिरसा में 1 तारीख को सत्संग किया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, सबसे पहले तो आप सबको जय बाबा भूमन शाह। गुरुजनों की कृपा से सिरसा कपास मंडी में बाबा जी का विशाल भक्ति सत्संग जो हो रहा है वो सिरसा की संगत, आड़ती एसोसिएशन, पेस्टिसाइड एसोसिएशन और समूह संगत मिलकर उसका आयोजन कर रही है और बड़ा उत्साह है सब सेवादारों में, सब संगत में, जो 1 तारीख को बाबा जी का सत्संग हो रहा है। तो हम सभी से यही कहना चाहेंगे भी आप सब मिलकर समूह साथ संगत उसमें भारी संख्या में पहुंचें, सत्संग सुने, वहाँ भंडारा भी हो रहा है, वहाँ सेवा भी करें, भोजन भी करें, सत्संग सुने, क्योंकि सत्संग में जाने से हमें पता लगता है कि हमें कर्म कैसा करना है, धर्म में हमारा क्या हमें करना चाहिए और सामाजिक तौर पे हमारे देखिए कितनी मुश्किलें हैं, नशे से लेकर के और कई समाज में जो कुरीतियां हैं। तो जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें पता चलता है हमें व्यवहारिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब हमें सत्संग से शिक्षा मिलती है। तो हम यही चाहेंगे कि आप सब संगत ज्यादा से ज्यादा संख्या में सत्संग में पहुंचें, सत्संग सुने और सत्संग का आनंद लें, गुरुजनों का आशीर्वाद मिले, ऐसी ही हमारी कामना है। बाबा जी, सत्संग की टाइमिंग क्या रहेगी? हाँ, समय जो वहाँ के सेवादारों ने जो रखा है वो लगभग
10 बजे कीर्तन शुरू होगा जी और 12:30 बजे कथा का समय है। बाकी हरी इच्छा तक चलता है, सत्संग में तो ऐसा ही होता है, संगत और हरी इच्छा से सारा होता है और बहुत अच्छा रहेगा। बहुत उत्साह है संगत में, सेवादारों में बहुत उत्साह है। तो आप सबको हार्दिक निमंत्रण है, आप सब पहुंचें और सत्संग सुने और इसका लाभ उठाएं। बाबा जी, इस भक्ति सत्संग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है जी? ये सिरसा में अपनी जो कपास मंडी है ना, इसमें किया जा रहा है। तो सबको यहाँ वहाँ पहुँचना है, क्योंकि सत्संग होते रहने चाहिए और उसमें सबको पहुँच के उसका लाभ उठाना चाहिए। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बिजी शेड्यूल सबका रहता है, तो सत्संग सुनते रहेंगे तो कर्म भी चलता रहेगा जो हमारा काम है, और सत्संग सुनते रहेंगे तो हमें धर्म का मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। तो ये संतुलन बहुत जरूरी है। तो सब सत्संग में पहुंचे, यही हमारी इच्छा है, और बाकी गुरुजन कृपा करें और सब अच्छा होगा। आप सबके लिए शुभकामना। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मोदहा तहसील क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जीवित व्यक्ति को सरकारी अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया गया। अब पीड़ित खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। मामला मोदहा तहसील के छानी गांव का है। यहां के निवासी चंद्रशेखर ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि राजस्व विभाग की टीम और क्षेत्रीय लेखपाल ने उन्हें सरकारी कागजों में मृत दर्ज कर दिया है। इस त्रुटि के चलते वो किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे और उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चंद्रशेखर का कहना है कि जब उन्हें इस गड़बड़ी की जानकारी हुई तो वे संबंधित लेखापाल के पास पहुंचे, लेकिन सुधार करने के बजाय उनसे 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। पीड़ित का आरोप है कि लेखापाल ने साफ तौर पर कहा है कि रुपए देने पर ही अभिलेखों में उन्हें दोबारा जीवित दिखाया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर चंद्रशेखर ने बताया कि वे इतनी रकम देने की स्थिति में फिलहाल नहीं है, इसीलिए न्याय की उम्मीद में उन्होंने जिला अधिकारी की चौखट पर दस्तक दी है। मैं जिंदा हूं, लेकिन कागजों में मुझे मृत दिखाया गया है। बिना पैसे दिए सुधार नहीं किया जा सकता। मैं प्रशासन से न्याय की मांग करता हूं। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें तत्काल अभिलेखों में जीवित घोषित किया जाए और इस मामले में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है और एक जीवित व्यक्ति को अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ाई कब तक लड़नी पड़ेगी। नाम है आपका, कहाँ के निवासी है आप? चंद्रशेखर मेरा नाम है, मैं छानी का निवासी हूँ। आज आप कलेक्टेड आए एनडीएम साहब के पास, क्या कुछ आया हूँ कि लेखपाल ने मुझे मृत घोषित कर दिया गया है। मैं अभी जिंदा हूँ। जो मुझे सरकारी योजना मिलेगी तो मुझे कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल। और लेखपाल ने क्या कहा कुछ? लेखपाल ने कहा कि मन के सुधार के साथ तो कहा 5,000 रुपया दी। रिस्क मैनेजमेंट ही असली धन है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटा और सेफ प्रॉफिट बड़े और रिस्की नुकसान से बेहतर है। स्टॉप लॉस लगाना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। मार्केट में टिकना है तो कैपिटल बचाना सबसे पहले सीखिए।